बिहार में आज रैलियों की बहार रही। एक जानिब जहां पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने एक साथ रैली में शिरकत की और खिताब करके एनडीए के इत्तेहाद और मजबूती को साबित करने की कोशिश की, वहीं इस अजीम इत्तेहाद के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर हमला किया। इन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास बिहार का मॉडल लाचार और बीमार बनाने का है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि अपोजिशन जमातों ने एक पिटारा बनाया है जिसे वो महागठबंधन कहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सेंटर की चाबी से नीतीश की सरकार चलती है। वहीं तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों पर जोर दिया और नीतीश हुकूमत की कमियों और वादा खिलाफियों को उजागर किया। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे। सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी। गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। अब आपके हाथ में चाबी है। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है। अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी ये देश और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। हम नवरात्र करनी है, कलश की स्थापना करने वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले। हम जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता, जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता। तू लोग बतावा, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों, सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। जो लोग किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष पहल, चाहे महिलाएं हों,
अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष पहल किया गया। किसी की उपेक्षा नहीं की गई, सबके हित में काम किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम लगाया कि बिहार में बीजेपी दो घोड़ों की सवारी कर रही। नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी लीडर को वजीर आला बनाने का मंसूबा रखती है। इन्होंने बीजेपी के मंशूर को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इंसानी जानों पर भी सियासत की जा रही है। इख्तिदार मिलने पर कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान क्यों किया गया? इंसान की जिंदगी जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की जिंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर वैक्सीन नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये बिहार की जनता देख रही है और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हमारा जो अलायंस कुशवाहा साहब का इसको बेफायदा हो। दाइश तो शेयर किए, मगर लोजपा के बारे में क्यों नहीं कहे? प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह दिए कि लोजपा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? तो प्रधानमंत्री, मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी दो घोड़ों की सवारी कर रही है और नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी के पार्टी से किसी को अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ये देख रही है और बिहार की जनता ये भी जानती है कि आरजेडी कांग्रेस को मौका मिल चुका है 15 साल का और ये लोग कुछ काम नहीं किए बिहार के लिए। तो बिहार की जनता एक विकल्प देख रही है, इनसे बेजार है आरजेडी से और नीतीश और बीजेपी से। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि उन्हीं की गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसमें से 60% पैसा बिहार की सरकार ने खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री माइग्रेंट लेबरर्स के प्लान की क्यों नहीं बात करते कि सारे देश से 32 लाख माइग्रेंट लेबरर्स बिहार को आए? प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करते। तो दिखाने को कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं बता सकते, इसलिए प्रधानमंत्री बिहार की जनता के जो डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहते कि सीमांचल जो बिहार का सबसे बैकवर्ड पसमानदा इलाका है उससे इंसाफ किया जाएगा? तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री भूल चुके हैं और इसका बिहार की जनता इनको जवाब देगी। प्रधानमंत्री बोले थे 1 लाख करोड़, 2 लाख, 20 लाख करोड़ का आपने ऐलान किया था, कहाँ गए वो? तो प्रधानमंत्री बिहार, आप ये बता दीजिए कि 18 महीने में आपने बिहार के लिए क्या किया? आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर निशाना साधा। कुशवाहा का कहना है कि बिहार में किसी चीज का इंतजाम नहीं, पिछले 30 वर्षों में पूरा निजाम चरमरा गया है। मुलाजमत देने के वादों पर कुशवाहा ने कहा कि ऐसे वादों को हकीकत में निभाना मुश्किल है। सरकारी विद्यालय ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि प्राइवेट में जा नहीं सकते, जेब में पैसा नहीं। प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। कोई आदमी बीमार पड़ जाए, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो प्राइवेट आदमी तो सर जो जिनके पास पैसा है प्राइवेट अस्पताल में लोग चले जाएंगे। अभी कोरोना के समय में किस तरह से लोग परेशान हुए। बिहार के बाहर जो मजदूर लोग रहते हैं, जो नौजवान लोग रहते हैं, क्यों परेशानी में पड़ते हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करना मुश्किल है। गिरिराज ने पूछा कि तेजस्वी ये बताएं कि 15 साल के दौरे इख्तिदार में आरजेडी ने कितनी नौकरियां दी और 20 महीने तक नायब वजीर आला रहते हुए कितने लोगों को रोजगार दिया। हम विलक्षणा में नहीं बात करते हैं। जदयू और बीजेपी, मांझी जी और वीआईपी मिला के एनडीए है। हमें 2/3 से ऊपर की बहुमत, कहीं कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार में कोरोना के मुफ्त टीके के वादे पर मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने वजाहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वादा पूरी तरह से कानूनी है। घोषणा पत्र देने का अधिकार है ना चुनाव में, ये हमारा घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र
बिल्कुल ये वैधानिक है और हम तो प्रचार कर रहे हैं बहुत दिनों से, कल मुख्यमंत्री के भी साथ थे। कोरोना की चुनौती में हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक घोषणा की है, तो इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? ये तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में या प्रदेश में चुनाव में पार्टी का ये दायित्व है कि आपका विजन क्या है, तो हमने विजन दिया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी के मुफ्त टीके के वादे को मुल्क को बांटने वाला बताया। उन्होंने पूछा कि जिस रियासत में बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी वहां टीका नहीं मिलेगा। बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी, वहाँ टीका नहीं मिलेगा। ये क्लियर करना चाहिए डॉक्टर नड्डा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के प्रधानमंत्री इसमें जो मोदी जी का स्पीच सुना तो जल्दी ही जब टीका आएगा तो घर घर तक कैसा टीका मिले इसलिए बना बनाएंगे। लेकिन अभी कोई नई सिस्टम बना रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के खिताब की जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पहले पीएम को बिहार के आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर इनका हक बनता है कि वो बिहार आए। आज प्रधानमंत्री वाकई बौखलाए हुए दिख रहे थे। बहुत कम बार ऐसे देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं आता किससे बात कर रहे हैं। भीड़ थी नहीं, कोई ताली बजाने वाले नहीं, कोई वाहवाही देने वाले नहीं, और क्यों देंगे वाहवाही? क्यों आएंगे बिहार के लोग वापस से मूर्ख बनाने जब ये आ गए हैं? उन्हें खुशी की बात तो यह है कि आज उन्होंने बोली नहीं लगाई बिहार की, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अपने ही नीति आयोग की रिपोर्ट अगर वो पढ़कर आते तो शायद आते ही नहीं। सुनने में आया अपनी रैलीज भी अब कम करने वाले हैं आज की रैली देखकर। तो यहाँ जब आएँ तो पहले तो आप अपने 15 साल का भी हिसाब देकर जाएं और कुछ मुद्दों पर, काफ़ी मुद्दों पर माफ़ी भी मांग कर जाइए। अगर आप पहली रैली में माफ़ी नहीं मांग रहे बिहार के लोगों के सामने तो आपको दूसरी रैली करने का तो अधिकार ही नहीं रहता। पहले माफ़ी मांगिए। क्यों पलायन करने वाले मजदूर पैदल आए, उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था की गई? क्यों बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है बिहार? बिहार पूरे विश्व में सबसे नौजवान प्रदेश माना जाता है, सबसे ज़्यादा नौजवान इस प्रदेश में है। उनके साथ जो आपने अन्याय किया है, पहले उसके लिए माफ़ी मांगते, फिर यहाँ आते तो शायद बिहार के लोग आपका भाषण सुनने आ जाते। बिहार असेंबली इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों की नज़र मुस्लिम वोटों पर है। MY सफबंदी के तहत एक तरफ जहां RJD को मुसलमानों की हिमायत की उम्मीद है, वहीं वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार अक़लियतों के लिए किए गए तरक्याती कामों का हवाला देकर मुस्लिम वोट के तलबगार हैं, जबकि MIM को मुस्लिम वोट मिलने का यकीन है। देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम वोट के हुसूल के लिए सियासत तेज। नीतीश कुमार ने काम की बुनियाद पर मुसलमानों से मांगा वोट। तरक्याती कामों का हवाला दे रहे हैं नीतीश कुमार। अक़लियतों की तरक्की के लिए कई मंसूबे नाफिज किए। बिहार में इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। अवाम को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। गुज़श्ता तमाम इंतखाबात की तरह इस मर्तबा भी मुस्लिम वोटों पर सियासी जमातों की नज़र है। जाहिर है रियासत में मजमूई तौर पर 17% मुस्लिम वोट है और बताया जाता है कि रियासत में 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में हैं। कुछ सीटों पर 18 से लेकर 70% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। MY सफबंदी के तहत एक तरफ जहां RJD को मुसलमानों की हिमायत की उम्मीद है, वहीं वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार अक़लियतों के लिए किए गए तरक्याती कामों का हवाला देकर मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने अक़लियतों की तरक्की के लिए अपने दौरे इक़्तिदार में कई मंसूबे नाफिज किए। अक़लियतों के लिए तालीमी मराकज़ कायम किए। हर जिले में अक़लियती रहायशी स्कूल कायम किए जा रहे हैं। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए रकम दी जा रही है। नीतीश के मुताबिक
उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। जो लोग किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष पहल, चाहे महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष पहल किया गया। किसी की उपेक्षा नहीं की गई, सबके हित में काम किया गया। इस इंतखाब में अहम बात यह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू जिन 115 सीटों पर इंतखाबात लड़ रही है, उनमें 77 पर उसका मुकाबला बराह रास्त आरजेडी से है, जिसकी मुस्लिम वोटों पर दावेदारी मजबूत रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार अक़लियती वोटों के हुसूल के लिए कुछ ज्यादा ही कोशा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम अक्सरियती हलकों में मुस्लिम वोटों पर एमआईएम की भी निगाह है। एमआईएम साबिक मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा के साथ इत्तेहाद में शामिल है और 24 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। बहरहाल तमाम सियासी वादों और दावों के दरमियान सियासी पार्टियां मुस्लिम वोटरों की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी कल बिहार का दौरा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। इन्होंने कहा कि जेडीएसएफ का एजेंडा बिहार की हमाजहत तरक्की देना है, बिहार के अवाम को इंसाफ फराहम करना है। नहीं, हमको तो बहुत तमगे मिलते हैं और हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त, बाइज़ फ़ख्र की बात है। और अगर हमको कोई वोट कटवा कहता है, कोई क्या क्या कहता है, कहिए, इनके दिमाग की गंदगी है। हकीकत, ज़मीनी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम बिहार जा रहे हैं कल और इंशाअल्लाह ताला हम कुशवाहा साहब के साथ और हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, सभाएं करेंगे, इलेक्शन मीटिंग्स करेंगे। हमारा एजेंडा ये है कि बिहार में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। बिहार को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं किया गया, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार रही हो या आरजेडी लालू प्रसाद या राबड़ी देवी की सरकार रही हो। हम ये चाहते हैं कि बिहार का चाहे कोई भी बैकवर्ड इलाका हो, बिहार के नौजवान जो बेरोज़गार हैं, सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं पूरे देश में तो बिहार में है। सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, डिग्री का, जो 3 साल में डिग्री मुकम्मल होती है पूरे देश में, वो यहाँ 5 साल में होती है। टीचर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। एक पेशेंट को अगर सबसे ज़्यादा डॉक्टर देखते हैं तो बिहार में देखते हैं, तो हर महाज पर ये लोग तो बिहार को कमज़ोर करके रख दिए। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता दोबारा अपना वोट इन लोगों को ना दें। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर अब तमाम पार्टियों की नज़र सीमांचल पर टिकी है। मुस्लिम वोटों को हासिल करने की मुहिम में लगी जेडीयू सीमांचल में एमआईएम की मौजूदगी से परेशान है। जेडीयू ने दावा किया कि कुछ सीटों पर आरजेडी या एमआईएम का असर होगा, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर जेडीयू का कब्जा होगा। जेडीयू की माने तो सीमांचल का मुसलमान तरक्याती मुद्दों पर वोट करेगा। वहीं अक़लियती तंजीमों का कहना है कि उम्मीदवारों के बेहतर किरदार और इलाके की तरक्की करने वाले लीडरों का लोग इंतखाब करेंगे। जिस पार्टी का कैंडिडेट बेहतर साबित होगा उसी को वो लोग वोट देंगे। और हमने पिछले 10-15 सालों में ये देखा है कि तब्दीलियां दूसरी जगह बहुत आई हैं पार्टी की बुनियाद पर, वहाँ भी आई है, लेकिन वहाँ की तब्दीली कैंडिडेट के बेहतर और अच्छे होने की बुनियाद पर आती रही है। इस बार भी इंशाअल्लाह हम तो जानते हैं कि कोई भी पार्टी हो, चाहे एमआईएम हो, जदयू हो या आरजेडी हो, जो बेहतर कैंडिडेट हैं उनको वहाँ के लोग वोट करेंगे और वो जीतेंगे। भरम की स्थिति पैदा की है लोगों ने, ये सही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नीतीश कुमार ही के पक्ष में वोट पड़ेगा। और लोग उसको एहसास है कि 72 वर्षों में जिस तरह नीतीश कुमार ने अक़लियतों के हवाले से जो काम किया है, आज तक किसी ने काम नहीं किया। बिहार की चंद हॉट सीट में जमुई का भी नाम आता है। यहाँ से 3 ऐसे उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में जिनका ख़ानदान बरसों से सियासत से वाबस्ता है। बीजेपी से श्री सिंह उम्मीदवार हैं जो मारूफ कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। वहीं आरजेडी से विजय प्रकाश जो मौजूदा रुकन असेंबली भी हैं और आरएलएसपी से अजय प्रताप।
अजय प्रताप को बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया तो वो आरएलएसपी से टिकट हासिल करके इंतखाबी मैदान में हैं। तीनों उम्मीदवार जमकर इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं। अमृत खान का दरगाह है, पर्यटन के रूप में काफी बड़ा यहाँ उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। और दूसरा, हम यहाँ कल कारखाने के लिए तत्पर हैं कि एग्रो बेस्ड यहाँ पे कल कारखाने आए और जो छोटे बड़े कल कारखाने वो खुलें ताकि यहाँ के लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े। तो इस बार एनडीए के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह है और सिंपैथिक वोट के कोशिश कर रही हैं। क्या लगता है कि मुकाबला आसान होगा? देखिए, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ लालटेन विजय प्रकाश और जम्मू की जनता जिंदाबाद, दूसरा कोई नहीं है। तो लड़ाई मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है लड़ाई। जनता जब जिसके साथ है, यह सामाजिक न्याय की धरती है, यह समाजवादियों का धरती है। यहाँ जो है यहाँ लड़ाई दो तरह का है, एक धनबल का, एक जनबल का। जनबल विजय प्रकाश, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी के साथ है और धनबल वाले कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। श्रेयसी जीतती हैं तो इस क्षेत्र में 3 ऐसा क्या काम करने वाली हैं जो क्षेत्र का विकास हो? शिक्षा, बेरोजगारी को हटाना है और खेलकूद को बढ़ावा देना है। पटना जिला इंतजामिया की जानिब से वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। स्वीप प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही मुहिम में एलपीजी वेंडर शामिल हुए। इस बेदारी मुहिम में जिला इंतजामिया के हुक्काम भी शामिल रहे। जिला प्रशासन की ओर से लगातार वोटर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आज गैस सिलेंडर ढोने वाले जो वेंडर हैं उनके साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। यानी आधी आबादी अगर जागरूक हो जाएंगी तो पुरुष खुद जागरूक हो जाएंगे। यही वजह है, गांधी मैदान से ये देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर लदे जो ठेले हैं या फिर गाड़ियां हैं उसको रवाना किया गया है। साथ ही जो भी वेंडर हैं देख सकते हैं मास्क लगाकर, हाथों में तख्तियां लेकर वोटर्स जागरूकता अभियान में भाग लिए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि खुद यहाँ मौजूद हैं, जिला प्रशासन के कई अधिकारी हैं, डीडीसी भी है। जरा बात करते हैं कितना असरदार दिख रहा है ये अभियान। देखिए, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर विभिन्न जो माध्यम है उसके माध्यम से मतदाताओं तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। आज यहाँ गैस सिलेंडर चूँकि सभी घरों में जाता है, उसके माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी घरों तक यह जागरूकता जाए कि पटना के मतदाता 3 नवंबर को और 28 अक्टूबर को अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुँचे और अपने मतदान केंद्र पर मताधिकार का उपयोग करें। प्रयोग कुछ नया लग रहा है गैस सिलेंडर में, चूंकि आधी आबादी को टारगेट किया गया कि अगर वो जागरूक होंगी तो पुरुष हो जाएंगे। ये गैस सिलेंडर एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक घर में जाता है, तो अगर वहाँ घर पर जाता है और स्टिकर सटा हुआ रहता है तो इससे निश्चित रूप से जो मतदाता है उससे उत्साहित होते हैं, जागरूक होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। तो वही जिला प्रशासन का प्रयास है कि उनको कार्यक्रम की जानकारी हो और अपने मताधिकार का उपयोग करें और मतदान केंद्र पर पहुंचे। पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कई ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर ऐसा कुछ सिंबॉलिक दिया गया, क्या है इसमें? ऐसे शहरी क्षेत्र में, पटना शहरी क्षेत्र में 13 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिसमें इस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर जो मतदाता पहुँचेंगे उनको पौधे की भेंट की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर जो सामग्रियाँ यूज़ किया जाएंगी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेंगी। और साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि सभी जगहों पर जो मतदाताओं को ग्लव्स दिया जाएगा मतदान करने के पूर्व, उसके लिए भी सभी जगहों पर डस्टबिन भी दिया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी तरह से कचरा प्रबंधन में कोई कठिनाई नहीं हो। बिल्कुल लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, जिलाधिकारी है, जिनकी ओर से कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा हो। कोविड काल है, एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए। ऐसे में लगातार तरह तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के माध्यम से महिलाओं को और किचन तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो वोटिंग परसेंटेज हो उसमें अधिक से अधिक इजाफा हो सके। और इस बार पर्यावरण को देखते हुए कई बूथों पर पर्यावरण बूथ बनाया गया है जिसमें जो वोटर्स आएंगे उनको पौधा गिफ्ट किया जाएगा। जाहिर है बड़ी पहल है, इंतजार है चुनाव का। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनाव से पहले ही बिहार में काबा को लेकर तरह तरह के गीत और नगमे सामने आ रहे हैं। कोई भोजपुरी तो कोई मैथिली में आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। एन कॉलेज के तालिब इल्म रेमो सरकार में काबा पर रैप करके पहले की और अभी की सरकार की हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है। हमारे साथ एक युवा है रेमो, जिन्होंने रैप सॉन्ग तैयार किया है। जरा इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर सरकार में काबा
थैंक यू सो मच सर। और न्यूज़ 18 के दर्शक को के लिए मैंने एक गाना लिखा है और पूरे बिहार की जनता की तरफ से मैं एक गाना लिखा है जो बिहार की जनता और युवाओं को दिखाती है, मतलब ये अपना पर्सपेक्टिव रखती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये गाना है सर। बिहार के रसोड़े में क्या पक रहा है, अरे नेता के रसोड़े में क्या पक रहा है, का हो बिहार में का बा, अरे कहेला तो बहार बा, बाकी कुछो नहीं खेबा। 15 साल का जंगल राज, 15 साल सुशासन राज, अरे 15 साल का जंगल राज, 15 साल सुशासन राज, सबने है बारी बारी पहना बिहार का ताज। जंगल राज में बिहार नीचे से टॉप था, सुशासन राज में बिहार नीचे से टॉप है। बिहार सरकार में सीएम कौन था, सरकार में कौन था, मैं था तुम थे मैं था, कौन था, बिहार के रसोड़े में क्या पक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।